नमस्कार। आज हम लोकतांत्रिक समाजवाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक समाजवाद 19वीं शताब्दी की एक ऐसी विचारधारा है जो मार्क्सवाद से भिन्नता लिए हुए है। पाश्चात्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा भारत जैसे लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रचलन है। अर्थ एवं परिभाषा। लोकतांत्रिक समाजवादियों का दृष्टिकोण मार्क्स के दक्षिणपंथी विचारकों की तरह ही है। वे पूर्णतः लोकतांत्रिक साधनों में विश्वास करते हैं। ये संवैधानिक व शांतिमय साधनों से ही संपत्ति की गंभीर विषमताओं और असमानताओं को दूर करना चाहते हैं। ये निर्धनता, अज्ञानता, शोषण आदि की समस्याओं का निवारण अनुनय और जन जागृति द्वारा करना चाहते हैं। ये निजी संपत्ति का उन्मूलन नहीं चाहते, परंतु निजी संपत्ति के उन तत्वों को अवश्य दूर कर देना चाहते हैं जो समाज में शोषण, अन्याय और अत्याचार को जन्म देते हैं। संक्षेप में, प्रजातांत्रिक समाजवादी सामाजिक न्याय, अच्छे जीवन, स्वतंत्रता और विश्व शांति की मांग करते हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। लाइमन टावर सार्जेंट कहते हैं कि अधिकांश संपत्ति पर बड़े उद्योगों, उपयोगिता और परिवहन सहित प्रजातांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वामित्व, निजी संपत्ति के संचय पर सीमाएं और सारी अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण है। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद लोक कल्याणकारी राज्यों के सिद्धांत को व्यवहार में लाने की व्यवस्था है। इसका आधार उदारवादी सामाजिक दर्शन है। इसकी प्रमुख भावना है कि व्यक्ति को सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। नेक्स्ट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद ने साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्य और पूंजीवाद के सामान्य लक्ष्यों को अपना लिया है। लोकतांत्रिक समाजवाद का तात्कालिक लक्ष्य दोनों में मेल मिलाप करना है। अब हम देखेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद के विकास के कारण। सबसे पहला है लोकतांत्रिक पूंजीवाद के विकास ने इसका विकास किया है। दूसरा है मार्क्स के सिद्धांतों का अवमूल्यन अर्थात संशोधनवादियों द्वारा मार्क्स के सिद्धांतों में परिवर्तन की मांग। तीसरा है लोक कल्याणकारी राज्य के विकास के कारण विश्व में योजनाबद्ध विकास की मांग उठी जो लोकतांत्रिक समाजवाद के विकास में सहायक बनी। चौथा, विश्व में उस जीवन स्तर को प्राप्त करने की मांग जिसमें कम से कम स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा आदि आवश्यकताओं की पूर्ति। सामाजिक सोपान में श्रमिकों का बढ़ता हुआ जीवन स्तर भी लोकतांत्रिक समाजवाद के विकास में सहायक बना। मध्यम वर्ग की मात्रा में वृद्धि अर्थात औद्योगिक विकास के साथ साथ प्रबंधकों, तकनीशियनों, वैज्ञानिकों, वकीलों, अध्यापकों, इंजीनियरों की मात्रा में वृद्धि। राष्ट्रवाद का विकास ने भी लोकतांत्रिक समाजवाद के विकास में अपने ढंग से योगदान दिया है। साम्राज्यवाद के विरुद्ध तथा नव स्वतंत्र राष्ट्रों को अपनी स्वतंत्रता को साम्राज्यवाद के किसी भी रूप से बचाने की आकांक्षा। साम्यवादी और फासिस्टवादी विचारधाराओं के प्रति घृणा की भावना साम्यवाद की नवीन साम्राज्यवाद कहकर भर्त्सना की गई। धर्म का पतन, साम्यवाद में धर्म की जो उपेक्षा की जाती है उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और नैतिकता, आध्यात्मिकता आदि तत्वों की उपेक्षा करके साम्यवाद ने मानव जीवन का निरंतर शुष्क और भौतिक और नीरस बना दिया। अब हम देखेंगे इंग्लैंड में समाजवाद का विकास। इंग्लैंड लोकतांत्रिक समाजवाद का घर है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ब्रिटिश लोग स्वभाव से ही मध्यम मार्गीय हैं। वे उग्र सुधारों या क्रांति परिवर्तनों में विश्वास नहीं करते। वे अपनी संस्थाओं को तोड़ना नहीं चाहते। वे उन संस्थाओं में आवश्यकता अनुकूल परिवर्तन कर उन्हें समयानुकूल बनाना चाहते हैं। सहमति से सरकार और सहमति से परिवर्तन उनके जीवन के अडिग नियम हैं। यही कारण है कि इंग्लैंड में साम्यवादी और फासिस्टवादी विचारधाराओं के पनपने के लिए कोई स्थान नहीं है। समाजवाद का स्वरूप भी वहाँ प्रजातांत्रिक ही हो सकता है। विलियम हार्टकोट कहते हैं कि अब हम सब समाजवादी हैं। उस समय के अब तक विश्व की प्रवृत्ति सामूहिक कार्यों की ओर रही है। इंग्लैंड में लोकतांत्रिक समाजवाद के विकास का एक अन्य कारण यह भी है कि वहाँ एक सुदृढ़ व विस्तृत मध्यम वर्ग हमेशा विद्यमान रहा है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्रांति भी सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। इसने इंग्लैंड में शहरी श्रमिकों को उत्पन्न कर दिया।
इंग्लैंड समय के साथ साथ अपने आप को परिवर्तन करता आया है। इसने प्रजातंत्र और समाजवाद के साथ समझौता किया है, अर्थात इंग्लैंड ने प्रजातंत्र के विकास के साथ साथ समाजवाद का विकास भी किया है। जैसे जैसे मताधिकार में विस्तार किया और शासकों को शासितों के प्रति उत्तरदायी बनाया, वैसे वैसे इसने श्रमिक कानूनों द्वारा श्रमिकों की दशा में सुधार किया। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों पर सार्वजनिक स्वामित्व भी स्थापित किया, अर्थव्यवस्था का नियमन किया, सार्वजनिक कल्याण के कार्यों विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, निजी संपत्ति आदि के विस्तार की बात भी इसके अंतर्गत की गई। 17वीं शताब्दी में संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को स्थापित कर ब्रिटिश लोग प्रगतिशील राजनीति के नेता बन गए और 20वीं शताब्दी में राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा के सिद्धांत का निर्माण कर वे प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रतीक भी बन गए। आगे है इसके अंतर्गत कि लोकतांत्रिक जो समाजवाद है उसका कोई उच्च ग्रंथ या विचारक नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवाद के साहित्य के लिए कोई एक उच्च ग्रंथ या विचारक नहीं है, जिससे उसके सिद्धांतों या साहित्य के लिए कोई एक उच्च ग्रंथ या विचारक नहीं है। एबेक्सटीन लिखते हैं कि इंग्लैंड में साम्यवादी या समाजवादी साहित्य के लिए कोई मार्क्स या लेनिन नहीं है जो सभी समूहों के लिए कानून बनाता है। इंग्लैंड में अधिकांश प्रभावशाली समाजवादी विचारक वे रहे हैं जिनकी दल या सरकार में सरकारी स्थिति नहीं थी। उनका प्रभुत्व तो मुख्यतः नैतिक शक्ति और लिखने का सुखवादी साहित्य ही था। आगे है अमेरिका में लोकतांत्रिक समाजवाद। अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई ऐसा राष्ट्रीय दल नहीं जिसने समाजवाद को अपनाया हो और न ही वह समाजवाद के अपनाए जाने के तत्व विद्यमान है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अमेरिका ने अपने श्रमिकों को जीवन का वह स्तर प्रदान कर रखा है जिसे भारत मध्यम वर्ग को प्रदान करने में असमर्थ है। यही कारण है कि अमेरिका में श्रमिकों के लिए हिंसक क्रांति का कोई कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त अमेरिका के लोग समाजवाद शब्द से ही घृणा करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका पर समाजवाद का प्रभाव नजर आता है। इस अप्रत्यक्ष प्रभाव को सामूहिक कार्यों में देखा जा सकता है, जैसे वुड्रो विल्सन की न्यू डील, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की न्यू डील की अवधारणा। जिस चीज़ को अमेरिका ने एक पीढ़ी पूर्व श्रम, सामूहिक सुरक्षा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में असहनीय हस्तक्षेप समझा जाता था, उसी हस्तक्षेप को आज न्यायिक और अनिवार्य समझा जाने लगा है। नॉर्मन थॉम्सन ने अपनी रचना प्रजातांत्रिक समाजवाद एक नवीन व्याख्या में नॉर्मन थॉम्सन प्रजातंत्र पर ही बल देता है। वह कहता है कि समाजवाद की प्रक्रिया और उद्देश्य प्रजातंत्र की प्राप्ति है। वह राज्यवाद के दोषों से भी परिचित है। उसका कहना है कि समाजवादी अब राष्ट्रीयकरण नहीं बल्कि सामाजिकरण चाहते हैं, ताकि राज्य के स्थान पर श्रमिक और उपभोक्ता या सार्वजनिक उद्योगों के स्वामित्व और प्रबंध में प्रत्यक्ष भाग ले सकें। थॉमस समाजवादी व्यवस्था में प्रतिद्वंद्विता की प्रणाली को स्वीकार करता है। वह उचित सेवाओं में कार्य करती हैं। यह समाजवाद में समान वेतनों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। वह कहता है कि यदि ऐसा किया गया अर्थात समान वेतनों के सिद्धांत को लागू किया जाए तो नौकरियों के लिए अनिवार्य भर्ती करनी पड़ेगी। जो समाजवादी जिसमें स्वतंत्रता से प्रेम है ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। अब हम देखेंगे भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद। सरकार और जीवन पद्धति के रूप में भारत स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र और समाजवाद के लिए कटिबद्ध है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भी भारत प्रजातंत्र और समाजवाद में आस्था रखता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उस समय जो भारतीयों की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती थी, प्रजातंत्र और समाजवाद के उद्देश्य को 1929 में ही स्वीकार कर लिया था। लाहौर में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में समाजवादी तथा गणतंत्रीय स्वरूप की कल्पना की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने 15 आम निर्वाचन चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के प्रति पूर्ण निष्ठा है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य शांतिमय साधनों से भारत के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में परिवर्तन लाना है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, उत्पादन की कुशलता को बढ़ाना है तथा भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे की सरकारों की आर्थिक नीतियों का उद्देश्य समाजवाद रहा है। पहले इस नीति के कर्णधार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
कांग्रेसी नेताओं ने अपनी प्रजातांत्रिक समाजवादी नीति को अनेक बार दोहराया। कांग्रेस ने अपने आबादी अधिवेशन 1955 में समाज के समाजवादी आदर्श को अपनाया और 1964 में इसने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापित करने के लिए प्रजातांत्रिक समाजवाद के मार्ग को स्वीकार किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्क्स के प्रशंसक थे। वह पूर्व सोवियत यूनियन द्वारा प्राप्त उपलब्धियों के भी प्रशंसक थे। विशेषकर वह बच्चों और साधारण व्यक्तियों की स्थिति को सुधारने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि सेवाओं को उपलब्ध कराया जाता था। उससे अत्यधिक प्रभावित थे, परंतु नेहरू को साम्यवाद से कोई लगाव नहीं था। नेहरू ने साम्यवाद को गलत धारणा पर आधारित मानते थे। अपनी रचना प्रजातंत्र, साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद 1958 में नेहरू ने लिखा है कि साम्यवाद की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि यह जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से घृणा करता है। इस तरह न केवल जीवन के आधारभूत तत्वों की उपेक्षा करता है, बल्कि मानव व्यवहार को उसने मापदंडों और मूल्यों से भी वंचित रखा है। नेहरू हिंसा के तरीकों को पूर्णतः अवैज्ञानिक, अनुचित तथा असभ्य तरीका मानते थे। उनका कहना था कि यह तरीका सहनशीलता का तरीका नहीं है। हिंसा समस्याओं का समाधान नहीं करती, बल्कि अनेक समस्याओं को जन्म देती है। गलत साधन अच्छे परिणामों की ओर नहीं ले जा सकते। नेहरू जी का विश्वास था कि साम्यवाद हिंसा पर आधारित है। उनके शब्दों में, यद्यपि कभी कभी साम्यवाद पशु शक्ति का प्रयोग नहीं करता, परंतु यह निश्चित रूप से हिंसा से संबद्ध है। इसकी भाषा हिंसा की है, इसके विचार हिंसक हैं। यह अनुनय या शांति में प्रजातांत्रिक प्रभावों से परिवर्तन नहीं लाता, बल्कि दमन और विनाश द्वारा परिवर्तन लाता है। नेहरू की धारणा थी कि किसी सिद्धांत की अच्छाई इस बात में निहित नहीं है कि वह शक्ति या हिंसा पर आधारित है, बल्कि इस बात से कि वह कहाँ तक व्यक्ति को अपने तुच्छ स्वार्थों से ऊंचा उठाकर उसे सबकी अच्छाई के बारे में सोचना सिखाता है। नेहरू का विश्वास था कि सामाजिक नैतिक नियमों की उपेक्षा किए बिना व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए उसे आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इस तरह समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों के दोषों को दूर करने की दिशा दिखाता है। वहाँ दूसरी ओर वह पूंजीवाद की असमानता को कोई ऐसा जादू नहीं जिससे अल्प विकसित देशों की निर्धनता आंख की पलक झपकने से ही दूर हो जाएगी। फिर भी यह एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका है जो सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को दूर करने का रास्ता बताता है। नेहरू का यह विश्वास था कि भविष्य प्रजातांत्रिक समाजवाद का है। पूंजीवाद और समाजवाद के प्राचीन भेद समाप्त होते जा रहे हैं। जब पूंजीवाद समाजवाद के कुछ विचारों को अपनी विचारधारा में सम्मिलित कर रहा है, वहाँ समाजवाद भी निजी आरंभन के क्षेत्र को क्रमिक रूप से बढ़ा रहा है। नवंबर 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की नीतियों का उद्देश्य प्रजातांत्रिक समाजवाद की सिद्धि ही रहा। जिस गति से 14 बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीयकरण को अवैध घोषित करने के बाद जिस गति से संविधान में संशोधन किया गया, राजाओं के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया तथा मूल अधिकारों में जो परिवर्तन किए गए तथा 5वें विधानसभा के चुनाव में साम्यवादियों के साथ जो समझौते किए गए, वे इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि इंदिरा गांधी कांग्रेस का झुकाव देश की आर्थिक व्यवस्था में थोड़ा उग्र परिवर्तन लाने की ओर रहा। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में भी भारत लोकतांत्रिक समाजवाद के मार्ग का अनुसरण करता रहा। श्री पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया, जो वर्तमान तक जारी है। इसके बावजूद बाद के सभी प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक समाजवाद में आस्था व्यक्त करते आए हैं या इसका कोई विकल्प भी नहीं है।